हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रियाविधि। इससे पहले के वीडियो में हम निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल से हमने चर्चा की थी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। इसके अलावा हमने फर्टिलाइजेशन के टाइप्स के बारे में भी चर्चा की थी कि फर्टिलाइजेशन जो है किस तरीके से होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए कौन कौन सी आवश्यक कंडीशंस होती हैं, उनके बारे में भी हम इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इसकी प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम 5 चरणों में 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। देखिए ये 5 चरण कौन कौन से, 5 स्टेप्स। इसका पहला चरण है इंटरकोर्स ऑफ गैमीट। इंटरकोर्स ऑफ गैमीट का मतलब होता है युग्मकों का समागम। युग्मकों के समागम से हमारा यहाँ पर तात्पर्य है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो मेल और फीमेल गैमीट के बीच होगा। यहाँ पर हमें यह भी जानना आवश्यक है कि फीमेल गैमीट जो होता है वो अचल होता है, वो गमनशील नहीं होता है। मेल गैमीट को ही फीमेल गैमीट के पास चलकर जाना होता है। और इससे पहले की वीडियो में हमने जब स्पर्म स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, तो वहां भी हमने चर्चा कर ली थी कि स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर में हमने देखा था स्पर्म के 4 पार्ट हमने देखे थे। उनमें हेड था, इसके अलावा उसकी नेक थी, उसका मिडिल रीजन था और लास्ट में हमने देखा था स्पर्म के अंदर पाई जाती है टेल। उस समय मैंने आपको बताया था कि स्पर्म की जो टेल है, ये टेल स्पर्म की निषेचन के समय गति करने में मदद करती है, गमन करने में मदद करती है। तो कुल मिलाकर क्या होता है, यहाँ पर युग्मकों के समागम के समय यदि जलीय जीव है, ठीक है, यदि जलीय जीव है तो वो क्या करते हैं, अपने युग्मकों को जल में छोड़ देते हैं। फीमेल जो होती है वो अपने फीमेल गैमीट को जल में छोड़ देती है और जो मेल होता है वो अपने स्पर्म को पानी में छोड़ देता है। तो स्पर्म वहां से मूवमेंट करके, जल की सहायता से मूवमेंट करके फीमेल गैमीट के पास यानी कि अंडे के पास पहुंचते हैं अपनी टेल की सहायता से। और यदि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो भी जो गैमीट होते हैं उन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वेजाइना के यहाँ से छोड़ा जाता है और वो वहां से मूवमेंट करते हुए अपनी टेल की सहायता से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं और फैलोपियन ट्यूब में जाकर मेल और फीमेल गैमीट जो है उनका फ्यूजन होता है, वहां पर उनका फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो कुल मिलाकर निषेचन के लिए आवश्यक है कि युग्मक जो होते हैं उन्हें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनसे बाहर निकाला जाए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टेस्टिस से स्पर्म को बाहर निकाला जाता है, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तो वहां से उन्हें बाहर निकाला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा। और जैसे कि हम जानते हैं कि फीमेल जो होती है उसमें ओवरी यानी अंडाशय के अंदर फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है, तो उन्हें वहां से बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से युग्मकों को बाहर निकाला जाता है और युग्मक दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बात इंटरकोर्स ऑफ गैमीट, युग्मकों के समागम के बारे में। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जैसे एक्सटर्नल निषेचन है, मान लो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसमें जल में गैमीट को छोड़ा जा रहा है। तो जल में बहुत सारे प्राणी अपने गैमीट को छोड़ते हैं। तो किस तरीके से ये फीमेल गैमीट और मेल गैमीट को कैसे पता लगता है कि ये हमारी जाति के ही गैमीट है, किसी दूसरी जाति के गैमीट से उनका फ्यूजन क्यों नहीं होता है? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था F.R. लिली। F.R. लिली ने यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन, एंटी फर्टिलाइजेशन सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जो फीमेल गैमीट होता है, अंडा जो होता है, उसके ऊपर फर्टिलाइजर नामक प्रोटीन होती है और जो स्पर्म होता है उसके ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होती है। ये जो प्रोटीन है ये जाति विशिष्ट होती है और जाति विशिष्ट होने के कारण एक अंडे की फर्टिलाइजिंग उसी जाति के स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है उससे क्रिया करती है। तो इसी वजह से वो एक दूसरे से मिल पाती है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि फीमेल गैमीट जो है वो कुछ केमिकल्स को, रसायनों का स्राव करते हैं और रसायनों की गति से आकर्षित होकर स्पर्म जो है वो फीमेल गैमीट के पास चलकर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। देखिए इस दौरान एक बात और होती है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म का मतलब क्या है
कि स्पर्म जो होते हैं उनमें जब वो टेस्टिज के अंदर उनका प्रोडक्शन होता है तो टेस्टिज के अंदर स्पर्म में ये क्षमता नहीं होती कि वो अंडाणु का निषेचन कर सके, अंडाणु की झिल्लियों को भेद सके, नष्ट कर सके। तो शुक्राणुओं में अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता तब तक नहीं होती जब तक वो वृषण में होते हैं। जब वो वृषण से बाहर निकल कर आते हैं तो कुछ जातियों में तो टेस्टिस से बाहर निकलने पर वो एपिडिडाइमिस में आते हैं, तो एपिडिडाइमिस में कुछ समय रहकर वो फर्टिलाइजेशन के लिए योग्यता अर्जित करते हैं। और कुछ जातियों में स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाकर निषेचन के लिए योग्यता अर्जित करते हैं। इसे कहते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट बात करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। तो देखिए निषेचन के लिए जब योग्यता अर्जित कर लेते हैं स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके बाद वो एग के पास पहुंचते हैं। एग के पास पहुंचने के बाद वो निषेचन के लिए एग के अंदर प्रवेश करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। एग के अंदर प्रवेश करने की जब वो कोशिश करते हैं तो हम जानते हैं कि एग के ऊपर दो आवरण होते हैं, दो झिल्लियां होती हैं। ये आवरण एग के अंदर स्पर्म को प्रवेश करने से रोकते हैं। ह्यूमन एग की बात करें हम तो मानव के अंडाणु में पर ये दो आवरण होते हैं। इन दो आवरणों में एक तो होता है ये देखिए आप, जैसे एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो जो मानव का जो फीमेल गैमेट है इसमें बाहर की ओर कोई आवरण होता है जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, और अंदर का जो आवरण होता है इसे हम कहते हैं जोना पेल्विसिडा। और ये तो न्यूक्लियस है ही। तो क्या होता है कि जैसे कि मान लो स्पर्म आया, कोई स्पर्म आया, जैसे ये स्पर्म आया। अब ये स्पर्म इनको निषेचन करना है, तो निषेचन के लिए इन्हें इस फीमेल गैमेट के अंदर जाना होगा, क्योंकि इन्हें दोनों को अपने केंद्रों को फ्यूजन कराना है, जैसा कि निषेचन की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए इनको अंदर जाना जरूरी है। अंदर जाने के लिए दोनों आवरणों को नष्ट करना जरूरी है। दोनों आवरणों को नष्ट करने के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में, दोनों आवरणों को नष्ट करने के लिए शुक्राणु के शीर्ष पर एक संरचना पाई जाती है। यस, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, एक्ट्रोसोम। ये जो एक्ट्रोसोम है, ये एक्ट्रोसोम ही अंडाणु के आवरणों को, इन झिल्लियों को गलाने का कार्य करता है। इसलिए हमने इसे नाम दिया एक्ट्रोसोमल रिएक्शन। इस दौरान एक्ट्रोसोम क्या करता है, इस दौरान एक्ट्रोसोम दो एंजाइम स्रावित करता है। ये दो एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हाइल्यूरोनिडेज और सेकंड होता है एक्रोसिन। ये दो एंजाइम स्रावित होते हैं। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम जो होता है ये तो कोरोना रेडिएटा को नष्ट करता है, और एक्रोसिन जो एंजाइम होता है ये किस झिल्ली को नष्ट करता है, जोना पेल्विसिडा को। कुल मिलाकर एक्ट्रोसोम के द्वारा स्रावित ये एंजाइम अंडाणु के आवरण को नष्ट कर देते हैं, और अंडाणु के आवरण नष्ट होने के बाद शुक्राणु के प्रवेश का जो मार्ग है वो सुगम हो जाता है, वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एग। देखिए क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म अंडाणु को स्पर्श करता है, अंडाणु को जैसे ही स्पर्श करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर अंडे के अंदर कुछ परिवर्तन आने लग जाएंगे। अंडे के अंदर आने वाले इन परिवर्तनों को हम एक्टिवेशन ऑफ एग कहते हैं। अब ये परिवर्तन कौन कौन से होते हैं जो स्पर्श करने से सामने आते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इन परिवर्तनों में बात आती है, सबसे पहला है निषेचन शंकु का निर्माण, फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन। दूसरा जो परिवर्तन आता है वो आता है वल्कुटीय क्रियाएं, कॉर्टिकल रिएक्शंस। और तीसरा जो परिवर्तन आता है वो आता है कोष्ठक द्रव्य में वृद्धि, ग्रोथ इन
साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शुक्राणु के प्रवेश के बाद अंडाणु में जो एक्टिवेशन होता है उसके फलस्वरूप 3 क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कोण करेगा। फर्टिलाइजेशन कोण क्या है कि जहां से शुक्राणु अंडाणु को स्पर्श करता है वहां पर अंडाणु की झिल्ली, अंडाणु जो है, अंडाणु ऊपर की ओर एक उभार बनाता है, एक शंकु बनाता है। इस शंकु को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोण। यहीं से शुक्राणु का प्रवेश होता है। दूसरा चरण है कॉर्टिकल रिएक्शंस। कॉर्टिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो अंडाणु है, अंडाणु की पीतक झिल्ली जो बाहर की ओर है और प्लाज्मा झिल्ली जो अंदर की ओर है, अंडाणु की पीतक झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के बीच एक गैप बन जाता है। इस गैप को हम कहते हैं परिपीतकी अवकाश, प्रीवाइटलाइन स्पेस। तो अंडाणु की बाह्य पीतक झिल्ली और आंतरिक प्लाज्मा झिल्ली के बीच एक परिपीतकी अवकाश बन जाता है। ये जो अवकाश बना है, इस अवकाश के बीच में एक झिल्ली का, एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं निषेचन झिल्ली, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो देखिए क्या हो रहा है, हम क्या बता रहे हैं कि जैसे अंडाणु है और अंडाणु की एक तो है पीतक झिल्ली और एक है अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। इन दोनों, ये झिल्लियां दोनों दूर दूर हो गई और इन दोनों के दूर दूर होने से यहां पर एक स्पेस बन गया है। इस स्पेस को हम कह रहे हैं प्रीवाइटलाइन स्पेस, प्रीवाइटलाइन स्पेस। और इस प्रीवाइटलाइन स्पेस में यहां पर इस तरीके से एक मेम्ब्रेन बन गई है। इस मेम्ब्रेन को हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, निषेचन कला। ये निषेचन कला क्या करती है, इस निषेचन कला का निर्माण शुक्राणु के अंडाणु के प्रवेश के बाद होता है। जब स्पर्म एग के अंदर प्रवेश कर जाता है उसके बाद ही काम होता है। तो जैसे वो एग प्रवेश करेगा तुरंत ही फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाएगी और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एक स्पर्म के बाद अन्य स्पर्म की एंट्री को रोकती है। जैसा कि हम इससे पहले वीडियो में निषेचन के लिए जो आवश्यक शर्तें थी वहां भी हम पढ़ चुके थे कि एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को रोकने का काम ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन करती है। एक ही शुक्राणु को अंदर आने देती है, मोनोस्पर्मी को प्रेरित करती है। और यहाँ पर एक तथ्य और भी ध्यान देने योग्य है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि शुक्राणु जो है उसका कौन सा पार्ट एग के अंदर प्रवेश नहीं करता है। 4 पार्ट होते हैं शुक्राणु के, जैसे कि हमने चर्चा की थी। तो उनमें से जो शुक्राणु की टेल होती है, टेल का काम केवल शुक्राणु को यहाँ तक लाना है, इसके बाद टेल का कोई काम नहीं होता। टेल जो है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं करती है। चलिए, कॉर्टिकल रिएक्शंस हो गई, ग्रोथ इन साइटोप्लाज्म। अब क्या है कि चूंकि अंडे के अंदर सारी प्रोसेस होनी है, आगे चलकर अंडे से डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, तो साइटोप्लाज्म की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। साइटोप्लाज्म की मात्रा में वृद्धि कैसे होती है, इसके अंतर्गत डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है और इसके अलावा इसमें आयन जो है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, इनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से कई एनर्जी अणुओं का निर्माण भी और ज्यादा इसमें हो जाता है। तो ये हमारी बात होगी एक्टिवेशन ऑफ एग। लास्ट बात करते हैं फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। अब हम जब फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब भी प्रोन्यूक्लियाई शब्द आया था, तो मैंने बताया था कि हम मैकेनिज्म के अंदर इसकी चर्चा करेंगे कि प्रोन्यूक्लियाई क्या होता है। तो अंतिम चरण है फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। देखिए अब तक क्या हो चुका है, अब तक ये हो चुका है कि एक स्पर्म अपनी पूंछ को छोड़कर बाकी हिस्से के साथ अंडाणु के अंदर, एग के अंदर क्या कर चुका है, प्रवेश कर चुका है। अब देखिए क्या होता है, जब स्पर्म अंडाणु के अंदर आता है, जब स्पर्म अंडाणु के अंदर आता है तो स्पर्म का केंद्र इंटरफेज अवस्था में प्रवेश करता है। इंटरफेज कोशिका विभाजन की जो तैयारी अवस्था होती है उसे इंटरफेज कहते हैं, उसमें प्रवेश कर जाता है और इंटरफेज अवस्था में गए इस केंद्र को हम मेल प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, मेल प्रोन्यूक्लियाई हो गया। फीमेल प्रोन्यूक्लियाई की बात करें तो क्या होता है कि जैसा कि हमने जब फीमेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था तब भी हमने बताया था कि फीमेल गैमेटोजेनेसिस के समय जो सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है, द्वितीय परिपक्वन जो प्रावस्था होती है उसमें जो विभाजन होता है अर्धसूत्री सेकंड विभाजन, सेकंड, तो वो अर्धसूत्री सेकंड विभाजन वो अंडाशय के अंदर नहीं होता है। अंडाशय से अंडाणु को प्राइमरी उसाइट अवस्था में, द्वितीयक उसाइट अवस्था में बाहर त्याग दिया जाता है।
द्वितीयक कोसाइटिक अवस्था में केवल फर्स्ट जो मियोसिस है वही होता है। उसके बाद सेकंड मियोसिस कब होता है? सेकंड मियोसिस होता है जब शुक्राणु अंडाणु को स्पर्श करता है, तो इस समय सेकंड मियोसिस होगा। तो जैसे ही शुक्राणु अंडाणु को हम बता रहे हैं कि जब स्पर्श करता है तो अंडाणु का केंद्रक जो है उसमें सेकंड मियोसिस होता है, और सेकंड मियोसिस के बाद जो अंडाणु का केंद्रक है वो कई वेसाइकल से, कई आशु से घिर जाता है। इस केंद्रक को ही हम फीमेल न्यूक्लियाई कहते हैं। तो मेल और फीमेल न्यूक्लियाई आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या होते हैं दोनों। इसके बाद मेल और फीमेल न्यूक्लियाई दोनों गति करके एक दूसरे के पास आ जाते हैं, उनका फ्यूजन हो जाता है, और फ्यूजन होने से दोनों एक न्यूक्लियाई का, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं, जिससे एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो जाता है, और उस जाइगोट से ही भविष्य में आगे चलकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो ये हमारी बात हुई आज के टॉपिक के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।